दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम आलोक त्रिपाठी है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ श्री रमेश सर हैं। हम लोग इलाहाबाद में अशोक नगर में एक पार्क है, तपोवन पार्क, वहाँ पर बैठे हुए हैं। शाम में कई लोग यहाँ टहलने घूमने के लिए आते हैं और गर्मियों का मौसम है तो एक अच्छी बातचीत के लिए एक बेहतर और मुफीद पार्क है ये। तो रमेश सर, पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया आलोक भाई। और हम लोग आज की ये शाम जब आफताब ढल रहा है तो चुनावी गर्मी इस देश के अंदर, इस देश के भाग्य और उसके आने वाला जो कल है वो कैसा होगा, उसके संबंध में चर्चा के लिए हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। कांग्रेस ने सर न्याय पत्र नाम का अपना मैनिफेस्टो जारी किया है और उसके रिटेलिएशन में प्रधानमंत्री ने आज रैली में बोलते हुए कहा कि कांग्रेस एक चुकी हुई पार्टी है जिसका अपना कोई एजेंडा नहीं है। भारत ने तो उसको 10 साल पहले ही नकार दिया था। अब वो अपने आप को मान के चल रही है कि वो ख़त्म हो चुकी है और वो वामपंथियों के रास्ते पर चल रही है, उनकी नीतियों को लागू कर रही है। तो मैनिफेस्टो के संदर्भ में जो प्रधानमंत्री का ये प्रहार है और राजनीतिक शुचिता का जो एक छिछोरापन कहेंगे हम इसको, इस पर क्या कहना है आपका? क्या वाकई में ये घोषणा पत्र आम जनता की समझ में आएगा? क्या फ़र्क डालेगा ये? देखिए, दो बात है इसमें। एक तो जो प्रधानमंत्री की पूरी टिप्पणी है वह निश्चित रूप से गैर मुनासिब और उनकी पूरी राजनीतिक समझ को दर्शाती है। और या मैं यूँ कहूँ कि वो पूरी तरह से जो भारत का संविधान है, हमारी संविधान की प्रस्तावना में ही कहा गया कि भारत एक समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य होगा। तो ऐसे में अगर लोक कल्याण की योजनाएं घोषित करना और पूरे समाज की भागीदारी को सुनिश्चित करने वाला घोषणा पत्र और समाज के वो तबके जो वंचित रहे हैं सदियों से, उनकी भागीदारी, उनकी संपन्नता और उनकी आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो, इसको लेकर यदि कोई पार्टी घोषणा पत्र में इनका जिक्र करते हुए आती है तो उसको केवल उस पर आरोपित करना कि यह वामपंथियों का एजेंडा है, तो निश्चित रूप से अगर ये उनकी बहुत ही सतही समझ को दर्शाता है। और हम कांग्रेस के घोषणा पत्र पर बात करें इसके पहले मैं प्रधानमंत्री जी, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री जी हैं, वो पिछले 10 साल से कम 2 लोकसभा चुनावों में जिस तरीके से वो जो उनके यहाँ तो संकल्प पत्र कहा जाता है, उसको भारतीय जनता पार्टी जो घोषित करती है वो संकल्प पत्र, और संकल्प पत्र में जो बातें रहती हैं वो अपनी जगह है और बातचीत में, अपने भाषणों में जिसको वो संकल्प कह रहे होते हैं कि हमारा तो संकल्प है, वो भाषण में जो बोलते हैं और बाद में फिर उसकी कोई जवाबदेही नहीं सुनिश्चित होती है। उदाहरण के लिए आप याद करिए कि उन्होंने ही किसी भाषण में पिछले लोकसभा में जब कहा कि 15-15 लाख सबको काला धन लाया जाएगा और सभी नागरिकों के खाते में 15-15 लाख रुपए डिपॉजिट किया जाएगा। इसके अलावा 2 करोड़ नौकरियों का उन्होंने वादा किया। ये सब चुनावी भाषण में था, लेकिन उनके संकल्प पत्र रूपी घोषणा पत्र में इसका जिक्र नहीं था। ऐसे में जब उनसे सवाल किया गया तो एक वरिष्ठ उनके मंत्री और नेता रहे, उन्होंने कहा ये तो एक जुमला है चुनावी। तो कुल मिलाकर के वो पूरे चुनाव को और चुनाव के पूरे अभियान में जुमला बना देना, तो यह संकेत करता है कि इस देश के लोकतांत्रिक प्रणाली को वो डिमिनिश करना चाहते हैं। जो लोकतंत्र में कल्पना की गई थी जिस भारत की, वो कहीं से भी मूर्त रूप ना ले पाए। आम आदमी की रुचि राजनीति में ख़त्म होती जाए और कुछ चंद धन्ना सेठों के सहारे पूरी राजनीतिक प्रणाली को, पूरे सिस्टम को हाईजैक कर लिया जाए। यह आप पिछले दिनों जिस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ, उससे भी इस बात की तस्दीक होती है कि भारत के संविधान में कल्पित लोक कल्याणकारी राज्य की जो पूरा दर्शन है उसको कैसे योजनाबद्ध तरीके से वर्तमान सत्ताधारी दल द्वारा खत्म किया जा रहा है। सर, मैंने एक चीज़ नोटिस किया है कि जो अमेरिकन चुनाव होते हैं, इलेक्शंस होते हैं, उसमें डिबेट्स जो होती हैं वो योजनाओं पर, नीतियों पर, आगे आने वाले जो उनके सपने हैं उन पर बातचीत होती है। इधर बीच भारत की राजनीति में शब्दों को पकड़कर उसमें लटक जाना और उसको दूसरे तरीके से प्रेजेंट करना। जैसे इंडिया गठबंधन की एक रैली हुई थी मुंबई में, उसमें राहुल गांधी ने शक्ति की बात की थी, तो इन्होंने उस शब्द को पकड़कर ये बता दिया कि राहुल गांधी जो है भारतीय महिलाओं के विरोधी। और जिस बेशर्मी के साथ बताया, ये वही प्रधानमंत्री थे जब सिंगोल स्थापित कर रहे थे और इस देश की नेशनल जो खिलाड़ी थी
वो घसीटी जा रही थी। ये वही प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक ऐसे यौन उत्पीड़नकर्ता पर FIR दर्ज नहीं किया लगातार लंबे समय से, जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवेंशन किया तब जाकर FIR दर्ज होती। ये वही प्रधानमंत्री हैं जब BHU में एक ऐसी घटना होती है, BHU में कैंपस में एक लड़की के साथ रेप होता है और वो बीजेपी के IT सेल के लोग करते हैं, और वही बीजेपी के IT सेल के लोग MP में जाकर चुनाव प्रचार करते हैं। तब इनको भारतीय महिलाओं की कोई चिंता नहीं। ये वही प्रधानमंत्री हैं जो गुजरात CM में थे तो एक लड़की की जासूसी करवा रहे थे। मुझे बड़ी कोफ्त ये होती है कि आपको सर, क्या आपने कभी नोटिस किया कि भारत की राजनीति में नीति निर्माण, इन सब मुद्दों पे कोई चर्चा नहीं होकर केवल शब्दों को पकड़ कर लटक जाना और उसके हिसाब से किसी को बदनाम करना। लगातार एक एजेंडा चलाया जाता है विपक्षी नेताओं पर। कभी अखिलेश यादव का कोई बयान पकड़ा जाता है, कभी राहुल गांधी कोई बयान पकड़ लिया जाता है, कभी कोई मायावती का बयान पकड़ लिया जाता है, और मोदी सरकार और उनकी IT सेल की टीम पूरे देश में प्रचारित करती है कि अमुक व्यक्ति भारत विरोधी है, अमुक व्यक्ति जो है एंटी हिंदू है। तो ये जो फिनोमिना है, क्या ये भारतीय राजनीति के लिए खतरनाक नहीं है? ये भारतीय राजनीति के लिए निश्चित रूप से ज़्यादा खतरनाक है, और पूरी दुनिया में एक तरह का एक परिघटनात्मक ये दृश्य उपस्थित हुआ है, जहाँ पर जो रिग्रेसिव फोर्सेस हैं, जो कंजर्वेटिव फोर्सेस सत्ता में आती हैं, तो वह पूरी राजनीति को एजेंडा विहीन कर देना चाहती हैं। एजेंडा विहीन करके और भावनात्मक मुद्दे, संकीर्ण जो आदमी की संकीर्ण भावनाओं का दोहन कर सकें, उनके जज्बात से खेल सकें, उनके द्वारा पूरी राजनीति को संचालित किए जाने और उसके आधार पर चुनाव लड़ने, और इलेक्टोरल जो पूरी प्रणाली है वो कैसे आम आदमी के मुद्दों से पीछे हट जाए, और उससे वो दो चीज़ें सकती हैं। एक तो बड़े आराम से वो चुनाव जीत लेते हैं, उनकी जवाबदेही कुछ नहीं रहती, और दूसरा जो होता है, जो दूसरा कारण होता है, उसमें वो किसी भी चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं अपने आप को मानते, क्योंकि और भारत जैसे समाज में यह और ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, या ऐसा करना उनके लिए बल्कि सुविधाजनक हो जाता है, क्योंकि भारतीय समाज में जो लोकतांत्रिक चेतना है वह उस लेवल की नहीं है जैसा कि जहाँ से हमने ये प्रणाली वारो किया वहाँ पर थी। ये उम्मीद की गई थी, हमारे संविधान निर्माताओं ने किया था कि समय के साथ भारत का लोकतंत्र और गहरा होगा और विस्तारित होगा, धीरे धीरे लोगों के अंदर यह समझदारी मजबूत होगी, और वह चुनाव दे देना और 5 साल तक इंतज़ार करेंगे नहीं, जब बल्कि वो सक्रिय रूप से राष्ट्र निर्माण में अपनी भागीदारी तलाशेंगे, और जो शासक वर्ग होगा उससे छीन करके वो अपनी भूमिका को तय करेंगे। अब लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है, एक तरफ तो जो पूरी मतदान प्रणाली है अगर उसका विश्लेषण करें तो आप देखेंगे कि महिलाओं का मत प्रतिशत तो बढ़ता है, जो कामगार तबका है वो मत प्रतिशत उनका बढ़ता है, लेकिन जो समाज में मध्य वर्ग और ख़ासतौर से एलीट वर्ग है वो किसी भी सत्ता हो विमुख हो जाता है। हम जिस विधानसभा में बैठे हैं यहाँ का पूरा विश्लेषण करेंगे तो सबसे कम मत प्रतिशत यहाँ का होता है नॉर्थ इंडिया, जबकि सब माना जाता है कि भारत में एक सबसे पढ़ी लिखी जनता यहाँ रहती है, पूरे शहर उत्तरी का जो विधानसभा है, हाँ इलाहाबाद में। तो अभी भी जो एक आंकड़ा हमने देख रहा था कि जो युवा हैं जो पहली बार मतदान करने जा रहे हैं, उनकी प्राथमिकता में राजनीति सजगता और मतदान को लेकर के वो उत्साह नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो लगातार चुनाव आयोग के प्रचार प्रसार के बावजूद जो रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं वो उनका प्रतिशत लगभग कहीं कहीं 17% है, किसी शहर में, किसी शहर में वो 25 से 33% है। इसी से जाहिर होता है कि जो पूरी राजनीति है वो कैसे आम जनता उसको लेके बहुत कंसर्न नहीं है, बहुत उससे अपने आप को जोड़ करके नहीं देखती है। वो लग रहा है कि भाई वोट हो रहा है ठीक, और वर्तमान सत्ताधारी दल द्वारा ये इसीलिए वो पूरी प्रणाली आपने देखा कि उसको कैसे ठीक किया जाए इस संदर्भ में कोई बात नहीं करते। आप अगर पिछले 10 साल का पूरा विश्लेषण करें, और ख़ासतौर से पिछला जो 5 साल बीता है, पूरा का पूरा पार्लियामेंट के अंदर जस्टिस रमन्ना, मुझे याद है कि जब लेबर लॉ पर एक जगह सेमिनार में बोलते हुए उन्होंने कहा था कि आज कानूनों की स्थिति ये हो गई है कि बिना बहस के और बिना भरपूर चर्चा कराए पक्ष विपक्ष की उनको पारित करा लिया जाता है प्रचंड बहुमत के बल पर। 146 सांसदों को निलंबित करने के बाद कई सारे, हाँ मैं वही कह रहा था। तो उन्होंने यह प्रसन्नता जाहिर की कि यह अप्रसन्नता जाहिर की और चिंता व्यक्त की कि अगर बहस नहीं होगी
तो वह कानून जब पारित होते हैं फिर उनकी वैलिडिटी कोर्ट में चैलेंज होती है। इससे न्यायालयों पर भी अतिरिक्त भार पड़ता है, क्योंकि न्यायालयों का फिर एक कर्तव्य होता है कि वो संवैधानिक जो हमारी अपेक्षाएं हैं उनके कंट्रावेंशन में तो नहीं कानून बनाए गए, और इस सरकार के द्वारा निर्मित जो भी कानून है, चाहे अभी वो इलेक्टोरल बॉन्ड से संबंधित रहा हो, चाहे किसानों से संबंधित जो बिल रहे हों, उसके पहले रिक्विजिशन भूमि अधिग्रहण से संबंधित कानून रहा है, सब कानून को या तो जनता के प्रबल दबाव में वापस लेना पड़ा या न्यायालयों के द्वारा उनको डिलीट किया गया, तो रद्द किया गया, अल्ट्रा वायस डिक्लेयर किया गया। इसी से यह जाहिर होता है कि जब न्यायालय में अतिरिक्त ये कार्य है, न्यायालय का ये काम नहीं है, होना तो ये चाहिए कि जो विधायिका है ये उसका उत्तरदायित्व है और गंभीर उत्तरदायित्व है कि वो कानूनों का निर्माण जो भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करके, और वो जो समस्याओं के निराकरण के लिए कानून का निर्माण हो रहा है उनको पूरी तरह से चर्चा करके उन परिस्थितियों पर कैसे ओवरकम, कैसे उन पर उनको विजय पाया जाए, उन पर इस निमित्त कानूनों का निर्माण होता है। सर, इसमें एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि जब कोई मुद्दा आता है, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस वामपंथियों से प्रभावित है, उनकी तरह काम कर रही है, तो क्या वामपंथी होना या वामपंथी नीतियों से प्रभावित होना कोई अपराध है? दरअसल यहाँ पर भी वही बात है, जब किसी देश में आज जो हमारे प्रियम्बल हैं, वो प्रियम्बल में जो बातें हैं जैसे सोशलिज्म, सेकुलरिज्म, इन चीज़ों को एक गाली के बतौर एक डिमिनिश किया गया। पहले इन शब्दों के अर्थ को अनर्थ किया गया, फिर आज आम जनता जो इनके माने को पूरी समझती भी नहीं ठीक से, वो पूरी तरह से उनको एक कैसे अब्यूजिव लैंग्वेज की तरह जो है उनको प्रस्तुत किया गया। या किसी भी पढ़ी लिखी और समझदार सोसाइटी में कहीं से भी अगर पूरी दुनिया में आप देखेंगे जो भी विचार हों या वैज्ञानिक अनुसंधान होते हैं तो वह पूरे मानव समाज की साझी थाती होते हैं। उनका संरक्षण करना, उन पर विश्लेषण होना, यह पूरे मानवता का कर्तव्य है। उसे पसंद ना पसंद अलग बात है, लेकिन कम से कम मार्क्सवाद या वामपंथी विचारधारा जो पूरी दुनिया में एक पूंजीवाद के एक पैरेलल एक विचारधारा खड़ी हुई, एक व्यवस्था बनी, और उस व्यवस्था ने मूर्त रूप में मानव समाज को बेहतर करने की दिशा में बड़ा काम किया। ठीक है, उसके कुछ कमियां अच्छाइयां हो सकती हैं या उनको लागू करने वालों का अपना उनका कुछ गड़बड़ी रही हो जिससे वो आप उनको असफल और सफल की कैटेगरी में रख सकते हैं, लेकिन एक विचारधारा के बतौर उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। सर, मैनिफेस्टो के बारे में बात हम लोग कर रहे थे, तो मैनिफेस्टो में मैंने एक चीज़ नोटिस किया कि 30 लाख रोजगार देने की बात हो रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि महिलाओं को 1 लाख रुपए दिया जाएगा एज ए कंपेंसेशन या मुआवजा या फिर वो भत्ते के रूप में। तो ये सर, क्या बीजेपी इसको कंसेप्चुअली जो है क्रिटिसाइज करने के बजाय सर्टिफिकेट देने का काम कर रही है? कांग्रेस चुप गई है, खत्म हो गई है, ये कैसा ट्रेंड है? ये दरअसल वही है ना, पूरी राजनीति को, मेरे समझ से पूरी राजनीति को नॉन सीरियस बना देना। भाई, कांग्रेस ने आज़ादी के बाद अब तक जितने चुनाव हुए हैं, और कम से कम 5-7 चुनाव को 4-5 चुनाव तो मैं भी जानता हूँ, पहली बार कांग्रेस पूरे मैनिफेस्टो के साथ आई है। और पिछले 10 साल में, ठीक है, कांग्रेस ने भी इमरजेंसी लागू की, तमाम सारी कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन क्या उन अंधेरों को कोसते रहने से कोई समाज आगे नहीं बढ़ता है? तो कांग्रेस जो है एक तरह से जो संविधान के अंदर जो अपेक्षाएं हैं उनको पूरा करने की स्थिति में कैसे वो पूरा हों, और पिछले 10 साल में कैसे हमारी संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को किस तरीके से डिमिनिश किया गया, किस तरीके से पूरे शिक्षा जगत से लेके और पूरे समाज को विभाजित किया गया, उनको कैसे क्योर किया जाए, उस दिशा में बेहतर करने के लिए उन्होंने कुछ चीज़ें बेहतर किया है कि जैसे जो पीठासीन अधिकारी होगा संसद का, वो निष्पक्ष और निरपेक्ष रहेगा, उसकी गारंटी की जाएगी। इसके अलावा उन्होंने हायर जुडिशरी में दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक तबकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए एनजीसी एक नेशनल आयोग बनाया जाएगा। यह भी एक स्वागत योग्य कदम है, क्योंकि जुडिशरी में निश्चित रूप से किसी भी समाज में जो भी जिस तरह की अस्मिताएं हैं उन सब की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए। जनगणना की बात की, और जाति जनगणना के द्वारा ही, जाति जनगणना तो मैं नहीं समझता कि इतने सालों में मुद्दा क्यों नहीं बना। ये मुद्दा है नहीं, ये किसी भी गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर जाति के आधार पर कोई समाज निर्मित हुआ है तो उसकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति क्या है, ये आंकड़ा नहीं रहेगा तो आप कैसे उसको एबॉलिश करने के लिए, उसके उन्मूलन के लिए नीतियों का संचालन और निर्माण कैसे करेंगे? तो कांग्रेस इस पर पूरा एडामेंट है
पहली बार कांग्रेस का यह झुकाव भी दिखता है जो 67 और 65 में कांग्रेस ने निश्चित रूप से गलतियां किया था अतीत में कि वो सामाजिक न्याय के मुद्दे को पूरी तरह से छोड़ दिया था और जो सामाजिक न्याय की पूरी पॉलिटिक्स है वो सोशलिस्ट और दूसरी धाराओं के लोगों ने ही यहाँ संचालित की। लेकिन कांग्रेस में और राहुल गांधी के नेतृत्व में पहली बार वो पिछड़े तबके पर पूरा जोर दे रहे हैं। उनको लग रहा है कि एक बहुत बड़ी साइज है समाज की, जिसको क्योंकि वो मान के चल रहे हैं कि सवर्ण तबका जो है वो पूरी तरह से भारत में मध्य वर्ग का बड़ा हिस्सा क्रिएट करता है। दुनिया में मध्य वर्ग बहुत अपॉर्चुनिस्ट होता है। भाजपा के एक सांसद ये कह रहे थे कि राहुल गांधी की क्या भरोसा, कब ये विदेश भाग जाएं। वो इस तरह की बातें कहने वाले लोग पूरी तरह से जो है वो उनके पास कोई ठोस आधार नहीं है। विदेश भाग जाएं, विदेश तो वो सांसद महोदय ने किन किन लोगों को उनकी सरकार ने भगाया है वो जनता के सामने है। राहुल गांधी जैसा नौजवान पहली बार पूरे भारत की यात्रा करके समाज के हर तबके से, कुली से लेकर कारपेंटर तक, गैरेज मैकेनिक से लेकर के इंजीनियर तक, आम आवाम से मिला और भारत को समझने का पूरा प्रयास किया और उससे जो निचोड़ निकला उसके आधार पर उन्होंने अपने मैनिफेस्टो का निर्माण किया, जिसमें जो सबसे महत्वपूर्ण बात आती है, मुझे याद है कि एक जगह ये बात आई भी कि भाई जो वो ओपीएस जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी वो कैसे लागू होगी। इस पर कांग्रेस का क्या, कांग्रेस ने स्टैंड लिया कि ये राज्यों के द्वारा सिर्फ नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने आश्वस्त किया कि अगर गवर्नमेंट बनती है तो एक इस पर आयोग बनाया जाएगा और जो सारे बिंदुओं पर फिर से विचार करे। तो एक अग्निपथ के बारे में भी कांग्रेस ने ये कहा है कि अग्निपथ को जो है खत्म करके पुरानी जो व्यवस्था है उसको रिस्टोर किया बिल्कुल। अग्निपथ पूरी योजना जो है वो इसी सरकार में जनरल रहे, उनकी किताब को रोका गया, उन्होंने पूरा इस पर किताब लिखा गया था कि इस तरह की योजना का कोई प्रस्ताव नहीं था, या कुछ लोगों को फायदा देने के लिए कुछ लोगों की इमेज दिमाग की उपज है और अग्निवीर देश की सिक्योरिटी का भी थ्रेट है। और हाँ, निश्चित रूप से किसी भी सेना पर अगर आप उसको भाड़े के मजदूर से सेना नहीं चलाई जा सकती है तो उनको परमानेंट जो भी सुविधाएं हैं वो उपलब्ध होनी चाहिए और देश की सिक्योरिटी से समझौता नहीं किया। मेरा मानना है कि कांग्रेस ने जो भी, चाहे वो अग्निवीर वाली बात हो, चाहे वो 30 लाख पद जो रिकमेंडेड पद हैं, रिकमेंडेड पद के लिए हमेशा बजट में पूरा प्रावधान किया जाता है, भले वह बाद में खर्च ना होने की वजह से लैप्स होता है, तो उसके लिए ऑलरेडी पूरा राजस्व की व्यवस्था होती है और उन पदों को प्राथमिकता के आधार पर भरा जाना चाहिए। और आज जिस तरीके की सामाजिक और बेरोजगारी की स्थिति है उसमें मेरा मानना है कि मतदान प्राथमिकता को लोग, जो वोटिंग प्रेफरेंस है वो जनता ज़रूर समझेगी और इससे कांग्रेस को एक लाभ भी, चुनावी दृष्टिकोण से भी लाभ होगा और राष्ट्र निर्माण में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। सर, एक अंतिम सवाल से अपनी बात हम लोग खत्म करेंगे। MCC मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, जिसकी बात की जाती है कि इलेक्शन की घोषणा के बाद जो है वो लागू हो जाता है और जो एग्जीक्यूटिव सिस्टम होता है वो इलेक्शन कमीशन के अंतर्गत आ जाता है। तो उसमें सर एक बड़ी गलतफहमी होती है लोगों के अंदर। जैसे मोदी जी कई बार अपनी जनसभाओं में सनातन धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर सनातन धर्म के साथ आप नहीं आएंगे तो भारत बचेगा नहीं। अरुण गोविल मेरठ से चुनाव लड़ रहे हैं, जो रामायण सीरियल में राम का उन्होंने किरदार निभाया था, और वो श्री राम की फ़ोटो लगाकर पूरे शहर में घूम रहे हैं। कांग्रेसी नेताओं ने इलेक्शन कमीशन को पत्र भी लिखा कि मोदी ने इसका उल्लंघन किया है। TMC ने भी पत्र लिखा, तृणमूल कांग्रेस ने। अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या ये वाकई में MCC का उल्लंघन है? देखिए, एकदम से उल्लंघन है। दो चीज़ें में लगातार अगर आप देख रहे हों तो जैसे मेरठ के अंदर जो भाजपा का प्रत्याशी अरुण गोविल है वो श्री राम की तस्वीर लगा करके अपना चुनाव प्रचार कर रहे हैं, या मुख्यमंत्री ने सीधे सीधे तौर पे कहा कि अगर हम लोग हारेंगे तो आप कांवड़ यात्रा नहीं कर पाएंगे, तो कांवड़ यात्रा या कर्फ्यू में आपको चयन करना है। इस तरह के जो सिंबल हैं जो धार्मिक रूप से ध्रुवीकरण के लिए इस्तेमाल होते हैं, या चुनाव आयोग की जो आचार संहिता का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने आज 2017 में फुल बेंच, जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने बहुमत से 7 जजों की बेंच ने बहुमत से तय किया था कि चुनाव में प्रचार में कास्ट, क्रीड, रिलीजन, इन तीनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। लेकिन इसके आधार पर वोट मांगा जाना, और सनातन, एक्चुअल में सनातन जैसा कुछ है नहीं दुनिया में। सनातन धरती ही सनातन है। इसके अलावा दुनिया के हर धर्म समय समय पर बने हैं और भारत एक प्राचीन सभ्यता संस्कृति का देश रहा है। यहाँ दुनिया की जितनी भी दार्शनिक शाखाएं विकसित हुई वो भारत में भी रहीं। भारत उनसे अछूता नहीं रहा है। ज्ञान विज्ञान की भी सारी शाखाएं यहाँ उपलब्ध हुई और
दुनिया का हर धर्म अपने को प्राचीनता से जोड़ते हुए सनातन ही कहता है कि मानव सभ्यता आदम हव्वा जैसी परिकल्पनाएं हर धर्म में हैं। तो पहली बात तो ये बहुत ही छिछलापन है और बौद्धिक तुच्छ किस्म की बेईमानी है कि हम सनातन हैं, बहुत श्रेष्ठ हैं। यह इस तरह का भाव ही नहीं होना चाहिए। आज के युग में मानव समान है। ज्ञान विज्ञान के युग में यह साबित हो चुका है कि सब में एक ही गुणसूत्र होते हैं और एक ही खून के उनमें कोई अंतर नहीं होता है। जो भी अंतर दिखता है वो भौगोलिक और जलवायु दूसरे कारणों से, उनकी सामाजिक आर्थिक स्थितियों के कारण है। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग मोदी सरकार के दबाव में काम कर रहा है? बिल्कुल, चुनाव आयोग सरकार के दबाव में ही नहीं, सरकार का वह एक प्रतिष्ठान बन चुका है। क्योंकि कांग्रेस ने इसीलिए कहा है कि सरकार आने पर जो भी संवैधानिक संस्थाएं हैं इनकी स्वायत्तता और इनका कार्यप्रणाली स्वतंत्र हो, यह सुनिश्चित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया कि यहाँ जो चुनाव आयोग की नियुक्ति हो वो व्यक्ति ऐसा हो जो प्रधानमंत्री के खिलाफ भी कार्रवाई कर सके। हमको एसमैन टाइप का कोई चुनाव आयोग नहीं चाहिए। यह टिप्पणी थी न्यायालय की, मेरी टिप्पणी नहीं है। उन्होंने एक दिशा निर्देश जारी किया, उस दिशा निर्देश को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए प्रचंड बहुमत के बल पर किसी भी तरीके से एक कानून बनाया गया और फिर 2 चुनाव आयुक्तों की ताबड़तोड़ नियुक्ति की जाती है और दूसरे विरोध, और वह चुनाव आयोग निश्चित रूप से उससे हम कैसे स्वायत्तता की अपेक्षा कर सकते हैं। तो ये थे रमेश जी। चुनावी सरगर्मी के बीच हमने बातचीत की कांग्रेस के मैनिफेस्टो पर, तत्कालीन घटनाक्रम पर और भाजपा द्वारा जिस तरह से चुनाव प्रचार किया जा रहा है, प्रधानमंत्री द्वारा जिस तरह से किया जा रहा है, उसकी बातचीत। भारत का असली जो धरातली चित्र है उसको उकेरने की हमने कोशिश की और ये कोशिश लगातार चलती रहेगी। उम्मीद है कि लोकसभा चुनाव 2024 के पहले हम ऐसे कार्यक्रम लगातार करते रहें। सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो पर, तब तक के लिए नमस्कार।